किसानों के मुद्दों को समझने के लिए किसानों की क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या मांगे हैं, क्यों इतनी बढ़ने के साथ में किसान आंदोलन कर रहे हैं। भगत सिंह वर्मा लंबे समय से किसानों की समस्याओं को उठाते आए हैं। चौधरी चरण सिंह के साथ में आपने संघर्ष किया, आपने महेंद्र सिंह टिकैत के साथ में संघर्ष किया, और तो और अन्ना आंदोलन में भी आपने मुख्य भूमिका निभाई। तो स्वागत है भगत सिंह वर्मा जी आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं यही के सरकार दावे कर रही है, बार बार हर मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो कह रहे हैं कि जो नए कृषि कानून जो आए हैं वो किसानों के हित में है, किसानों का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो फिर समस्या क्या है? देखिए, तीनों किसान बिल जो हैं ये किसान विरोधी तो है ही हैं, ये सीधे सीधे देश विरोधी हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में किसी भी किसान नेता ने, किसी भी किसान संगठन ने या किसी भी किसान चिंतक ने नहीं कहा कि ये बिल लाइए आप। तो सरकार ने, पता नहीं कौन एक्सपर्ट है सरकार के पास, जिन्होंने तीनों किसान विरोधी बिल लाकर इस देश को बर्बाद करने का काम किया है और किसानों को बर्बाद करने का काम किया है सीधे। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि इस बिल की फिलहाल में किसानों को कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, इन तीनों बिलों की दरअसल में किसानों को, देश के अन्नदाता किसानों को कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता दरअसल में क्या है अन्नदाता किसानों को, कि इस देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। देश को आजाद हुए 73 वर्ष हो गए हैं। 73 वर्ष की आजादी में इस देश की सरकारों ने इस देश के किसानों को लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर, लागत मूल्य भी सरकार किसानों को नहीं दिला पाई है। जब किसानों को लागत मूल्य नहीं मिला तो इस देश का किसान आज 18 लाख करोड़ रुपए इस देश के किसानों पर कर्ज हो गया है। यदि इस देश के किसानों को लागत मूल्य भी मिल जाता तो इस देश के किसानों को 50 लाख करोड़ रुपए मिलना चाहिए था। और यदि लाभकारी मूल्य सरकारें दिलाती तो इस देश में 200 लाख करोड़ रुपए इस देश के किसानों को मिलता। और जब तक इस देश के किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक रूप से देश मजबूत नहीं हो सकता। आज बिल्कुल परचेजिंग पावर जीरो हो गई है देश के किसानों की, और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी से आशा थी कि वे कुछ करेंगे किसानों के लिए, लेकिन उन्होंने एक कदम भी नहीं बढ़ाया है जिससे देश के किसानों को फायदा हो और देश आर्थिक रूप से मजबूत हो। ठीक है वर्मा जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि सरकार कह रही है और सरकार ने नया संशोधन किया कानून में, कानून बना। सरकार का कहना यह है कि अच्छा, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। हमारे जो बेल्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान है, सहारनपुर का, आप सहारनपुर से आते हैं, मैं सहारनपुर से आता हूं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि धान मंडी नहीं है, वहां से हम लोग अपना ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से अपनी धान को यमुनानगर हरियाणा में लेकर जाते हैं। अगर सरकार ये कह रही है कि आप जो एक पूरा देश में आप किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है, उसको ये जो सीमाओं का जो बंदिशें थी वो खत्म करने जा रही, तो इसमें क्या समस्या है? इस कानून में क्या समस्या आपको नजर आती है? देखिए, ये जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी और जो संसद में बिल लेकर आए हैं, और इसमें पहला बिल जो इन्होंने किया है उसमें है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश। इसमें इनका कहना है कि भाई हम जो है, आप कहीं भी अपनी फसल बेच लें, लेकिन सवाल ये है दरअसल में कि पहले भी कोई प्रतिबंध हम लोगों पर नहीं था। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था। और हम लोग, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग जो है ज्यादातर धान सहारनपुर के लोग तरावड़ी मंडी में और करनाल मंडी में बेचा हम लोगों ने जी। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दरअसल में, चाहे वो धान बेचने की समस्या हो, चाहे गेहूं बेचने की समस्या हो, जो सरकार ने एमएसपी किया है, किसी चाहे धान का हो, चाहे मक्का का हो, गेहूं का हो,
आपकी सरसों का हो, किसी भी चीज का एमएसपी है, उस एमएसपी पर सरकार जो है कोई फसल हमारी नहीं खरीदती है। जबकि एमएसपी सबसे बड़ा धोखा है देश के किसानों के साथ, क्योंकि एमएसपी का मतलब होना चाहिए किसानों को लाभकारी मूल्य। अब मैं यदि बात करता हूं तो मोटे धान का जो रेट केंद्र सरकार ने एमएसपी उसका निकाला है वो है 1868 रुपए क्विंटल, और एक साइड का इन्होंने निकाला है 1888 रुपए प्रति क्विंटल। और कितना बड़ा देखिए आप, दुर्भाग्य कितना बड़ा है इस देश में। ये बता रहे हैं कि इन कानूनों से हमने 1.5 गुना फायदा कर दिया है किसानों का, आप 1.5 गुने की बात करते हैं। आपको ताज्जुब होना चाहिए कि हमारे किसान जो खरीद केंद्र लगाए हुए थे सरकार ने, धान खरीद केंद्र, वहां पर जो है 1509 जो बासमती धान हमारा है, हमारे किसान कह रहे भाई हम हमारे मोटे के रेट में ही ले लो, ये 1868 रुपए में ही ले लो भाई, 1800 में ले लो हमारा। तो जबकि उसका रेट 1500 था, मैंने बेची है पिछले वर्ष 2800 रुपए क्विंटल, और आज से 8 साल पहले मैंने 4600 रुपए क्विंटल बेची है पूसा 1121। जो 1121 बहुत अच्छा बासमती चावल जिसका निकलता है, तो आज उसका रेट है 3000 रुपए क्विंटल से भी कम। तो सवाल दरअसल में ये अध्यादेश या कोई और सारी समस्याएं, एमएसपी, ये नहीं है। सवाल इस देश के किसानों के सामने है कि उसे उसकी फसलों का सीधे सीधे लाभकारी मूल्य मिल जाए। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोग जो है 1.5 गुना मूल्य देंगे किसानों को। हम 1.5 गुने की बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी, केवल आप जो है हमारा लाभकारी मूल्य दे दीजिए 10%, लागत मूल्य पर मात्र 10% जोड़ के हमें जो है हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य दे दीजिए आप। और मैं उसमें बताना चाहता हूं आपको कि लाभकारी मूल्य क्या बैठेगा। यदि मैं गेहूं की बात करता हूं तो गेहूं का रेट कम से कम 5000 रुपए क्विंटल होना चाहिए। यदि मैं बात करूं बासमती धान की तो उसका रेट कम से कम 7000 रुपए क्विंटल होना चाहिए। यदि मैं बात करूं सोयाबीन की तो उसका रेट कम से कम 5000 रुपए क्विंटल होना चाहिए, हालांकि हो गया है उसका, जो 2000 रुपए क्विंटल में नहीं पूछा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा होता है। यदि मैं बात करूं इस देश पर, गन्ना आर्थिक रीढ़ है इस देश की, और गन्ने में 440 रुपए खर्च आता है करने में, तो सरकार कहती है कि हम 1.5 गुना देंगे किसानों को। तो उस हिसाब से 660 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बैठता है। जबकि पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा बराबर मांग कर रहा है और लड़ाई लड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों को कम से कम 700 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार गंभीर नहीं है, जबकि सबसे बड़ी आर्थिक रीढ़ इस देश में सारे प्रदेशों का और देश का गन्ना है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन प्रदेशों को और देश को गन्ने से प्राप्त होता है। यदि मैं 1 क्विंटल गन्ने की ही बात करूं तो 1 क्विंटल गन्ने से जो 4.5 किलो सीरा प्राप्त होता है, उससे 1 बल्क लीटर अल्कोहल बनता है। और जब वो उत्तर प्रदेश के अंदर वो स्टेट वाइज करेगा, यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 1 क्विंटल गन्ने से जो अल्कोहल बन रहा है, जब वो देसी शराब में प्रयोग होता है तो 740 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में चला जाता है एक्साइज ड्यूटी के रूप में। यदि मैं अंग्रेजी शराब की बात करूं तो उसमें 1000 से लेकर 2-3 हजार रुपए अल्कोहल जो है सरकार को प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा हजारों उत्पाद जो हमारे अल्कोहल के बनते हैं, उससे हजारों लाखों करोड़ रुपए टैक्स सरकार को जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1967 में पहली बार इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हुए। उस समय गन्ने का रेट था 12 रुपए 10 पैसे क्विंटल, और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की नौकरी थी 70 रुपए प्रति माह, जो आज 70,000 80,000 रुपए प्रति माह तक हो गई है। उस हिसाब से यदि हम लोग बात करें
तो 1000 गुना उनकी सैलरी बढ़ी है, और सरकारी कर्मचारियों की और अधिकारियों की 1000 गुने से भी ज्यादा नौकरियां बढ़ी हैं। उस हिसाब से गन्ने का रेट 12,000 रुपए कुंटल बैठा है, जबकि अन्नदाता किसान को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए सरकार लगी हुई है और कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया जा रहा है। उसका परिणाम निश्चित रूप से इस देश को, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और इस देश में जो है सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं, वो किसानों की कोई बात नहीं करना चाहती। तो इसका गन्ने का आपने बहुत से उदाहरण दिए, प्रॉफिट बताया, लॉस बताया, सरकार को क्या मुनाफा है, किसानों को क्या मुनाफा है, और क्या किसानों का क्या, उनको लागत मूल्य कितना मिलना चाहिए। मैं बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा कि इसका समाधान क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए। समाधान है केंद्र सरकार के पास, प्रदेश सरकारों के पास नहीं है। केंद्र सरकार के पास हर तरह का समाधान है। आजादी से अब तक सरकारों की गलत नीति के कारण देश का किसान कर्जमंद हुआ है। आज सबसे जरूरी तो यह है देश के अंदर कि जो देश के किसानों पर 18 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया है, उसे राइट ऑफ किया जाए, समाप्त किया जाए और देश के किसान को मुक्त किया जाए। और वो दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1 हो सकता है पार्लियामेंट में बिल लाकर आप राइट ऑफ कर सकते हैं। यदि ऐसा आप नहीं करना चाहते, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो है 30,42,230 करोड़ रुपए का वर्ष 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का बजट है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस देश में बहुत से लोग, आज लाखों करोड़ों लोग इस बात को हमारी और आपकी सुन रहे होंगे। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से, उनकी पूरी कैबिनेट से, कि क्या 30,42,230 करोड़ रुपए आप ईमानदारी से खर्च कर रहे हैं देश में? ये आधे से अधिक कमीशन में जा रहा है, बंदर बाट हो रही है पूरे बजट की। तो बजट में व्यवस्था आप करके 2-3 वर्ष में जो है राइट ऑफ कर सकते हैं देश के किसानों का कर्ज। आपने पिछले लास्ट 5 इयर्स में 4,23,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों का आपने कर्ज राइट ऑफ किया। और आज सबसे खराब स्थिति में यदि है इस देश के अंदर, तो इस देश का अन्नदाता किसान है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए नेता इस बात को समझने को तैयार नहीं है। आप ये 3 अध्यादेश बैठाए आपने ले आए, इनका कोई लाभ, एक पैसे का लाभ इस देश के किसानों को नहीं है, इस देश को नहीं है आर्थिक रूप से। तो मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सा समझिए, विचार करिए। कुछ एक्सपर्ट है इस देश के अंदर जो किसानों को बहुत आगे ले जा सकते हैं, उनसे बात करिए बुला के। आप तो ऐसे लोगों को बात करते हैं अपने, मतलब कुछ जानते ही नहीं, और उनसे बात करके आप कह देते हैं साहब बहुत अच्छा कहा, किसानों ने कहा कि हमारे लाभ किए हैं। इनसे कोई लाभ नहीं, तीनों अध्यादेशों से है। लाभ तभी होगा कि देश के किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि कर्ज माफ होना चाहिए, एक भारी भरकम सी रकम आपने बताई कि इतनी रकम है, इसको बिल लाए और बजट में अपने रखा जाए। लेकिन सरकार अगर इतनी मोटी रकम कर्ज माफ देगी, तो फिर सरकार का खजाना कहां से आएगा? खजाने में उसमें धन कुबेर जो आना चाहिए, धन आना चाहिए। अगर ऐसे ही माफ करती रही, साल दर साल माफ करती रही, तो फिर तो कंगाल हो जाएगी, देश कैसे चलेगा? देखिए सागर पुंडेर जी, इस देश में किसान को एक बार तो आप मुक्त करना पड़ेगा कर्ज मुक्त, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के किसानों पर कर्ज हुआ है। दूसरे 2 बात करनी पड़ेंगी आपको किसानों को कर्ज मुक्त करना पड़ेगा और साथ साथ उसे उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा। जिस दिन आप लाभकारी मूल्य किसानों को दे देंगे तो किसान बच जाएगा और किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ते ही देश इकोनॉमिक रूप से मजबूत हो जाएगा, यहाँ की जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या है दरअसल में, आप लोग समझ सकते हैं, अभी रिपोर्ट आई, पिछले दिनों में पढ़ रहा था, गौतम अडानी की प्रॉपर्टी बढ़ी है 10.5 महीने में 1,41,000 करोड़ रुपए, आपको भी मालूम होगा जी। मैं पूछना चाहता हूं पीएमओ के लोगों से और प्रधानमंत्री जी से सीधे सीधे कि एक किसान बेचारा, उसे उसकी फसलों का लागत मूल्य आप नहीं दिला पा रहे, और एक व्यक्ति इस देश का, उसे आप सीधे
एक वर्ष से पहले ही 1,40,40,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। आपने जो एयरपोर्ट है, आपने रेलवे स्टेशन है, आज जो कंपनियां प्रॉफिट में चल रही थी, मैं अडानी और अंबानी को दे दी। तो ऐसा नहीं है, पैसे की कमी नहीं है देश में। भारतवर्ष से महान देश दुनिया में कोई नहीं है। आज भी भारत सबसे महान देश है दुनिया का। यहाँ 89% के खनिज हैं, जिनमें सोना, चांदी, कॉपर, कोयला, मतलब प्लेटिनम, 89 प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज इस देश के अंदर हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। सबसे जरूरी तो ये है कि प्रधानमंत्री जी इस भ्रष्टाचार को बिल्कुल रोकें, जो सबसे जरूरी है। आज लेकिन ये 3 अध्यादेश लाकर किसानों को आंदोलित कर दिया। आज आप लोग देख रहे हैं, हमारे कई दिन से दुख होता है कि हमारे हजारों लाखों किसान, उन्हें दिल्ली में नहीं दिया जा रहा, और पंजाब और हरियाणा के, मैं तो उन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा और उनका बिल्कुल सम्मान करना चाहूंगा कि उन्होंने खड़े होकर हिम्मत के साथ सरकार से मुकाबला करने की कोशिश की और इन तीनों अध्यादेशों के खिलाफ वो दिल्ली पहुंच ही चुके हैं। लेकिन मैं तो यही करना चाहूंगा कि वो परम पिता परमात्मा, वो भगवान गॉड इन्हें सद्बुद्धि दे दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को, और उन्हें सम्मान ऐसा है आज ही रात तक उनसे बात करके इन तीनों अध्यादेशों को वापस ले, इस देश के किसानों के कर्ज समाप्त करें और इस देश के किसानों को व्यवस्थाएं करें कि उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दे किसी भी तरह से। मैं नहीं कहता कि आप 50% ज्यादा दीजिए, बहुत बड़ी बातें की इस देश के नेताओं ने, बयान आपके पास भी होंगे। इन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो सीधे सीधे ये है कि किसानों को उसके सारे खर्च जोड़ते हुए, किसी भी फसल पर, किसान की किसी भी उपज पर सारे खर्च जोड़ते हुए उसे 50% लाभ मिलना चाहिए। अरे भाई, खर्च जोड़ के C2 के अकॉर्डिंग उसे लाभ आप दो, तो उनको ये कह रहे कि आप 10% दे दो। तो बताइए किसान कहाँ गलत है? और मैं फिर अपनी बात कहना चाहूंगा मजबूती के साथ कि प्रधानमंत्री जी, इस देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और कोई फार्मूला नहीं। आप कितने ही उद्योगपति अपने कार्यकाल में आप ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5, 10 लोगों को हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के मालिक बना सकते हैं, लेकिन देश को आप ब्यूरोक्रेट्स हो। हमारे पास 2 घंटे, हमने कहा था पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी को कि आपने 3 वर्ष में गन्ने का 1 रुपया रेट नहीं बढ़ा है, और गन्ने का रेट आपने कहा था कि हम 14 दिन में गन्ना किसानों को उसका भुगतान करेंगे चीनी मिलों से। 14 किसानों को भुगतान नहीं करा रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि गन्ना किसानों को ब्याज दिया जाए, उस सब के बावजूद सरकार जो है उस बात को दिलाने का काम नहीं कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सीधे सीधे इस देश को बचाने के लिए हमारे पास तो फार्मूला है। हम गन्ने का रेट, क्योंकि गन्ना सबसे महत्वपूर्ण फसल है इस देश के अंदर, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन प्रदेश सरकारों को, देश को गन्ने से जाता है। तो वो गन्ने का रेट जो है आसानी से 600 रुपए क्विंटल गन्ना किसानों को दिया जा सकता है। तो सबसे जरूरी तो यह है कि कम से कम गन्ने का रेट 600 रुपए क्विंटल गन्ना किसानों को दिलाने का काम दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें, और सारे प्रदेशों को, मुख्यमंत्री को आदेश करें कि भाई गन्ने के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले। ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं कि 600 रुपए कम से कम गन्ने का जो रेट है वो किसानों को मिले, लेकिन हाल फिलहाल 300 रुपए लोग तो 12,000 रुपए क्विंटल बैठता है नियम से, तो 600 रुपए क्विंटल तो रेट है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप जो है कई 100% एक्साइज ड्यूटी डीजल पर लगा रहे हैं। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अल्कोहल बनता है दुनिया में, ब्राजील से भी ज्यादा। और सागर पुंडीर जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश के अंदर गन्ना है सबसे मजबूत फसल है। इसे
और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका आपको गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपये होना ही चाहिए। इसमें लूट वाली बात ठीक है, नहीं है। लेकिन मिल जो शुगर मिल के मालिक हैं कि नहीं, अभी तो शायद 300 कुछ रुपए रेट है, वो अभी भी कहते हैं कि हम नुकसान में हैं। वो मिल शुगर मिल्स कहते हैं कि हम अभी भी नुकसान में है। अगर 6,600 रुपए प्रति क्विंटल गया तो फिर कहां से भरपाई इस नुकसान की? देखिए, मेरे पास भी कई चीनी मिलों की बैलेंस शीट है। पिछले लास्ट 5 ईयर से कोई चीनी मिल नुकसान में नहीं है। सारी चीनी मिलें करोड़ों के प्रॉफिट में है। लेकिन मैं दूसरी बात करता हूं, आप जो है 2 तरह से चीनी इस्तेमाल होती है भारतवर्ष में। एक तो क्षेत्र में यूज होती है चीनी, 65 से 70% इस देश की चीनी व्यापारिक क्षेत्र में इस्तेमाल होती है। उसमें आप उसका रेट बढ़ा सकते हैं। उसका रेट जो है आप 60 रुपए किलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। आप उपभोक्ता को 35 रुपए किलो चीनी देंगे तो क्या दिक्कत आती है? आपने मिनिमम रेट फिक्स किया है, पिछले वर्ष था 2900 रुपए क्विंटल, जो इस बार इन्होंने बढ़ा के दिया है 3100 रुपए क्विंटल। हमको बोलना है कि यदि आप चीनी मिलों के ज्यादा हितैषी हैं ही वो तो आप लोग जो है चीनी मिलों को के लिए चीनी का रेट भाई 3800 रुपए क्विंटल मिनिमम तय कर दें। हमें कोई ऐतराज नहीं है इस बात से। आप जो है 60 रुपए मतलब 6,000 रुपए क्विंटल, 7,000 रुपए क्विंटल जो व्यापारिक क्षेत्र में चीनी यूज होती है सबसे ज्यादा, उसके रेट निर्धारित कर दें। लेकिन किसानों को तो कम से कम बता मैंने 600 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट मिले तो हमें लगे, इस देश के किसानों को भी लगे यार हमें किसी नेता ने इस देश के ये रेट दिलाने का काम किया। हमें दुख होता है कि बिल्कुल गंभीर नहीं है किसानों की। देखिए, ठीक है, मानते इस बात को माना जाता है, मान सकते हैं किसानों की जो आय है वो ये गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये समाधान नहीं है कि एक चीज का रेट बढ़ा और उसके एवज में दूसरी चीज का रेट बढ़ा दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर चीनी का हम 45 से 60 रुपए करते हैं तो गरीब लोगों की जेब पे उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, सरकार कहती है जो नए कानून लेकर है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं जिससे किसानों को फायदा होगा। क्या समस्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान क्यों नहीं करना चाहता? देखिए, आप जो है एपीएमसी मतलब ये मंडियां खत्म करने जा रहे हैं। आपने एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं किया है, जो है कानून है आपके। आपने आवश्यक अधिनियम जो 1955 का बना हुआ है, बहुत एक्सपर्ट लोग उस समय होते थे आए थी, उन्होंने बहुत कायदे से बनाया कि भाई यदि कोई स्टॉक करेगा जो है खाद्यान्न का या जो भी हमारे अनाज है, प्याज है, आलू है, तो उससे 3/7 लागू होकर वो जेल जाएगा। इन्होंने वो बिल्कुल खत्म कर दिया। इन्होंने खत्म कर दिया उसमें अमेंड करके कि जितना चाहे जो है जमाखोरी आप कर सकते हैं। तो ये तो सबसे खराब बात है देश के किसानों के लिए भी और देश के आम उपभोक्ता के लिए भी। हम ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब तक किसान बचेगा तो देश बचेगा। आप किसान को खत्म करना चाहते हैं, आप चंद कारपोरेट घरानों को मजबूत करना चाहते हैं। मैंने एक ही उदाहरण दिया कि 1,41,000 करोड़ रुपए 10.5 महीने में कैसे कमा लिया उसने। अरे कोई छोटा बेचारा व्यापारी, कोई छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपना कोई छोटा सा काम करता है तो उसमें घाटा हो जाता है। उसके पास 10 इंस्पेक्टर लगे, 10 उसकी जांच होती है, 10 लाइसेंस उसे बनवाने पड़ते हैं। तो और एक तरफ दूसरे आप जो है सारी, चाहे वो ट्रेनें चलने का काम हो, चाहे ये सारी ट्रेन बंद करने का काम करके आप जो है अंबानी को और अडानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करते हैं, इस देश में वो सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ आज भी 1 हेक्टेयर के किसान और 2 हेक्टेयर तक किसान 86% है। 86% इस देश के अंदर छोटे किसान हैं। मात्र जो है 14% किसान ऐसे हैं जिनके पास 50 एकड़ 100 एकड़। और यूपी में तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ तो 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होल्ड ही नहीं कर सकता कोई किसान। जी जी, यहाँ तो सीलिंग है 5 हेक्टेयर के बाद।
तो सवाल अच्छा, ये है, दरअसल सीधा सीधा सवाल यही है कि देश के अंदर किसान को बचाने की आवश्यकता है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बजट में पिछले ये जो फाइनेंशियल ईयर बजट है 2021 का, इसमें 10,000 करोड़ रुपए मनरेगा योजना पर आवंटित है। इस मनरेगा योजना का 1 रुपए का फायदा सागर कुंडीर जी आप बता दें, या कोई एक्सपर्ट बता दे, या कोई सरकार में बैठे हुए लोग हमें बस समझा दें, 1 रुपए का फायदा देश को नहीं है। हमने कई बार सीएससीपी की बैठक में दिल्ली कहा, जिसमें सारे आईएएस अधिकारी ज्यादातर रहते हैं, हमने उन्हें बताने का काम किया कि भाई आप और कुछ नहीं कर सकते, लाभकारी मूल्य देना तो आपके बूते की बात नहीं है, लेकिन आप इतना तो करा ही दीजिए कि सीधे सीधे मनरेगा योजना को खेती से जुड़वा दीजिए। जी। हमारे किसान भाई को 15 मजदूर की आवश्यकता है, 202 रुपए निर्धारित है उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी, 100 या 150 रुपए हमारा किसान दे देगा, उसका भी काम हो गया और देश को भी फायदा होगा। 62,000 करोड़ रुपए मामूली बजट नहीं है, उसका बताइए आप कोई फायदा, कोई जवाब हमें दे दे। लेकिन संवेदनहीन हो गई है सरकारें, लखनऊ में बैठे हुए नेता, दिल्ली में बैठे हुए नेता। और मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ रहम कीजिए इन देश के अन्नदाता किसानों पर। कोई ये झूठ मत बोलिए, ये बिल्कुल सीधे सीधे सरासर झूठ है। आप ये कहते हैं कि हमने जो है 1.5 गुना रेट दे दिया है किसानों को, आप 1.5 गुना रेट की बात करते हैं, किसानों को उसकी लागत मूल्य में किसी भी फसल के नहीं मिल रहा है। तो ये झूठ मत बताइए मत किसानों को। हमें दुख है आज कि जो हमारे भाई कई दिन से बैठे हैं बुराड़ी बॉर्डर पर या वहां दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के, उनसे सह सम्मान आप बात करके उनकी सारी बात मानिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। वो आपसे नहीं कहेंगे जो है हमारे खातों में आप 10-10 लाख रुपए जमा कर दीजिए। वो तो केवल यही चाहते हैं कि भाई कर्जा सरकार की गलत नीति के कारण हुआ है, इससे हमारा पिंड छुटाइए और हमें हमारी फसलों को लाभकारी मूल्य दिलाइए। बताओ कहाँ का बात। ठीक है वर्मा जी, मैं ये कई दिन से जब से आंदोलन शुरू हुआ, किसान दिल्ली में आए, हरियाणा में उनको रोका गया, दिल्ली में रोका जा रहा है, मैं ये सवाल मेरे मन में कई दिनों से है कि कहीं ना कहीं किसानों के नेतृत्व कमजोर है, किसानों का नेतृत्व अच्छा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में किसान आए, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, रोड जाम है, ट्रेनों को रोका गया, तो मुझे महेंद्र सिंह टिकैत का वो आंदोलन याद आता है, ग्राम सिसोली का, जब खुद मुख्यमंत्री को सिसोली में आना पड़ा, उसके बाद बोट क्लब में ऐसे ही हुआ। तो क्या कहीं किसानों के नेतृत्व को कहा जा सकता है कि किसान को नेतृत्व अच्छे से अपनी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक कमजोरी आ गई है? देखिए इस बात पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं सरकार के पास पूरा डाटा है, सरकार के पास सारी जानकारियां हैं, तो सरकार को मालूम है, ऐसा नहीं है। जब सरकार की एजेंसी ही गन्ने का रेट जो है अब खुद बता रहे हैं 2 वर्ष 325 रुपए शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान, और ऐसा नहीं है कोई भी निकाल देगा हिसाब। लेकिन आप क्या दिल्ली में बैठ के और लखनऊ में कह देते हैं कि साहब हमने तो 1.5 रुपए दे दिया, तो मैं मान सकता हूं भाई कुछ किसान नेता उनके अपने कुछ इंटरेस्ट हो सकते होंगे, आप उन इंटरेस्टों को मत ध्यान दीजिए, किनारे रखिए। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए, देश की उस प्रधानमंत्री की कैबिनेट को चाहिए, देश की संसद को चाहिए कि देश के किसान को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि ये 3 या 10 आप लेकर आए हैं, ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम आप लेकर आए हैं, इस आवश्यक वस्तु अधिनियम में आपने कह दिया कि भाई कितना ही आप स्टॉक कर लें, भाई इसके परिणाम क्या होंगे आप लोग समझने की कोशिश तो करिए। अरे भाई वैसे ही चाहे, मैं नहीं कहता, मैं किसी वर्ग विशेष पर बात नहीं करना चाहता, व्यापारी पे किसी पे, लेकिन सीधे सीधे जो व्यापार करेगा कारपोरेट घराने जो व्यापार करेंगे वे तो प्रॉफिट चाहिए उन्हें, तो वे तो अपनी मर्जी से रेट तय कराते हैं, अपनी मर्जी से फिर बेचते हैं मार्केट में, तो इससे आम उपभोक्ता को भी परेशानी होगी, देश के गरीब लोगों को भी इससे परेशानी होगी।
तो सीधे सीधे ये आपकी बात में मान सकता हूँ कि जो आंदोलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय में था, या जो कल्पना चौधरी चरण सिंह जी ने की थी कि देश के अंदर किसानों का एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए, वो आज नहीं है। हम भी मानते हैं बहुत से किसान संगठन इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मोटो तो एक ही है, सबकी समस्या एक ही है, और सबका कहना यही है कि भाई ये जो किसान विरोधी बिल हैं तीनों, इन्हें समाप्त करिए, हमें कर्ज मुक्त करिए, हमें हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य दीजिए, और जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो निश्चित रूप से देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। देश में कोई दूसरा बुरा हो ही नहीं सकता। सीधे सीधे जब तक किसानों की जेब में पैसा होगा, उसका लाभ देश के कारपोरेट घरानों को भी होगा और देश को भी होगा। तो देश आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए अन्नदाता किसानों पर फोकस करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि देश के किसानों को बचाने का काम आप करें। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने कई मुद्दों पे अपने विचार साझा किए, और समस्या ये है हाल फिलहाल में खुद किसान भी आजकल जो है, जो मैंने कई किसान मुझे भी समर्थक है वो खुद किसानों का विरोध कर रहे हैं, और ऐसे का अधिनियम की वर्मा जी ने चर्चा की, उसका हमने हाल फिलहाल में अपने हमने देखा ही था कि उसके जो चीजों के दाम थे वो एकदम से बढ़ गए थे, और कहीं ना कहीं आगे भी इसका हमें खामियाजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को सोचना चाहिए, और इतनी बड़ी संख्या में हजार हाँ भी तो हटा रखा है। तो चलो उनसे बात करने को हालांकि तैयार हो गई है, लेकिन सरकार की जो मांगे हैं वो सरकार जो किसानों की मांगे हैं सरकार को सुननी चाहिए, और ये उनका अधिकार भी है। अगर किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमारे पक्ष में नहीं, समाधान करना चाहिए। तो आज किस लाइव में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि सरकार किसानों की समस्याओं को जरूर सुनेगी और उनका समाधान जरूर निकालेगी।